गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4। दोस्तों, आज का जो हमारा चैप्टर है वह है भारत में राष्ट्रवाद। जी हाँ दोस्तों, भारत में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, पिछले हम अध्याय में जब हम पढ़ रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद, तो वहाँ हम यह देख चुके थे कि राष्ट्रवाद क्या होती है। राष्ट्रवाद एक ऐसी सोच है, एक ऐसी भावना जो किसी भी व्यक्ति को, अगर जिस भी व्यक्ति में हो जाता है, तो वह उनका अपना निजी स्वार्थ को छोड़कर, वह अपने निजी स्वार्थ को छोड़कर देश हित के बारे में सोचने लगते हैं। ऐसे भावनाओं को राष्ट्रवाद कहा जाता है, या जिस व्यक्ति में यह भावना पनप रही होती है उसे राष्ट्रवादी कहा जाता है, और उनके अंदर पनपने वाली जो भावना है उसे ही राष्ट्रवाद कहा जाता है। तो ठीक है, चलते हैं हम अपने चैप्टर के आधार पर और देखते हैं कि क्या होता है भारत में राष्ट्रवाद और इनकी क्या आवश्यकता पड़ी। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद का क्यों आवश्यकता पड़ा होगा और क्या वजह होगी कि जिसकी वजह से भारत में राष्ट्रवाद हुआ। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि 100 साल पहले हमारे देश पर अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था। दोस्तों, अंग्रेज़ों ने हमारे देश में आकर हम ही पर कब्जा किया और अपना शासन चलाया। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो अंग्रेज़ ने हम पर शासन किया, हमारे लगभग 200 वर्ष तक अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर शासन किया। तो वहाँ उनकी नीति, उनका कानून और इस तरह से बहुत से ऐसे व्यवस्था थी जिसकी वजह से हम भारतीयों को काफ़ी तकलीफ झेलना पड़ता था। और यही वजह है जो भारत में राष्ट्रवाद का कारण बना। जी हाँ दोस्तों, भारत में राष्ट्रवाद का कारण बना। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि असहयोग आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन तक की बात है। तो थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं इनके बारे में, फिर डिटेल में उधर हम समझ लेंगे। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि हिंद चीन के समान भारत में भी राष्ट्रवाद का उदय और विकास औपनिवेशिक शासन में प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। कहने का मतलब दोस्तों, हम अगर यह कहें कि भारत में राष्ट्रवाद का कारण एक शब्द में बोले तो हम कह सकते औपनिवेशिक शासन के प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। ठीक है, तो राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ राष्ट्रीय चेतना का उदय है। ऐसी चेतना में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकता की भावना निहित होती है। राष्ट्रवादी भावना की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुई 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से अंग्रेजी राज की प्रशासनिक, आर्थिक और अन्य नीतियों के विरुद्ध असंतोष की भावना बलवती होने लगी। दोस्तों, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का अर्थ ये हुआ दोस्तों कि 19वीं शताब्दी से पहले की बात है। कहने का मतलब उत्तरार्ध का अर्थ ये हुआ दोस्तों कि 18 से 1 से लेकर के 1899 जो वर्ष है, इतने दिनों के बीच को 18वीं शताब्दी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इनकी उत्तरार्ध यानी पहले की बात कर रही है। तो हम कह सकते हैं तो ये लगभग 1857 की बात के आसपास या उससे पहले या उसके बाद के आसपास की बात हो रही है। ठीक है, शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेजी राज के प्रशासनिक, आर्थिक और अन्य नीतियों के विरुद्ध असंतोष की भावना बलवती होने लगी। यद्यपि 1857 के विद्रोह के पूर्व भी अंग्रेजी आधिपत्य के विरुद्ध क्षेत्रीयता के आधार पर औपनिवेशिक शासन का विरोध किया गया, जैसा कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील विद्रोह, पावना विद्रोह इत्यादि। परंतु राष्ट्र की अवधारणा और राष्ट्रीय चेतना का विकास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ और भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण पश्चात शिक्षा के प्रचार, मध्य वर्ग के उदय, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, साहित्य एवं समाचार पत्रों के विकास तथा भारत राजनीतिक संस्थाओं का स्थापना
विशेषतः 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को उत्तेजना प्रदान की और कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हुआ। यह संघर्ष विभिन्न चरणों में हुआ। दोस्तों, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अभी तक हम देखें कि 1885 ईस्वी में एक कांग्रेस, भारतीय कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिन्होंने भी आज़ादी के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ी, जो अभी कांग्रेस के नाम से पार्टी बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, 1919 से 1947 तक के चरण में महात्मा गांधी की निर्णायक भूमिका थी। अतः भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का यह काल गांधी युग के नाम से विख्यात है। ठीक है, गांधी जी ने औपनिवेशिक शासन से संघर्ष के लिए सत्याग्रह का मार्ग अपनाया, जो सत्य और अहिंसा आधारित था। गांधी जी के 3 सशक्त आंदोलन चलाए, जैसे असहयोग आंदोलन, जो 1920 से 1922 तक पूरे 2 साल चला, और सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो 1930 से 1934 तक चला, पूरे 4 साल, तथा और भारत छोड़ो आंदोलन, जो 1942 से 42 में आरंभ हुआ। इन आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता को अवश्यंभावी बना दिया और भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। इन समय स्थानीय भावना प्रभावी थी और विखंडन होने के कारण प्रत्येक राज्य और वहां के निवासियों की सोच अपने तक ही सीमित थी तथा एक संपूर्ण राष्ट्र की चेतना का अभाव था। सभी इकाइयों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास नहीं किया गया और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में परिस्थितियां बदलने लगी। अंग्रेजी सरकार की औपनिवेशिक नीति की प्रतिक्रिया सभी राज्यों में हुई। इस प्रक्रिया के राष्ट्र और राष्ट्रवाद की कल्पना को मूर्त रूप प्रदान किया। लोग अपने आप को एक देश के निवासी मानने लगे। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एकीकरण के प्रयास किए जाने लगे। फलतः लोगों में अपने देश के प्रति लगाव की भावना बढ़ी और राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। इसी के साथ राष्ट्रवाद की भावना भी बलवती हुई और इसी राष्ट्रवादी भावना के विकास के साथ संपूर्ण देश में औपनिवेशिक शासन की समाप्ति के लिए स्वतंत्रता संग्राम चलाया, जिसकी परिणति अंग्रेजी शासन की समाप्ति हुई। दोस्तों, अब हम उनको छोड़ करके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारण। दोस्तों, तो भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारण के बारे में समझने से पहले हम थोड़ा सा ये लिखा हुआ को समझ लेते हैं। तो 19वीं शताब्दी में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के अनेक कारण का योगदान था। निम्नलिखित कारण जो है वह प्रमुख है। चलते पढ़ते हैं। निम्नलिखित क्या कारण था? अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध आंदोलन, असंतोष, जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था से दोस्तों उनके प्रति जो भारतीय लोग थे उनका असंतोष था, जो भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का कारण बना। जैसे भारतीय राष्ट्रवाद के विकास को सबसे प्रमुख कारण अंग्रेजी नीति के प्रति बढ़ा हुआ असंतोष था। अंग्रेजी सरकार की प्रशासनिक नीतियों के शोषण के शिकार देसी रजवाड़े, तल्लुकेदार, महाजन, कृषि मजदूर, मध्य वर्ग सभी बने। इनके हितों की उपेक्षा की गई। पूंजीपति वर्ग भी सरकार की भेदभावनापूर्ण राजनीति से असंतोष था। बुद्धिजीवी वर्ग बढ़ती बेरोजगारी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं विचार अभिव्यक्ति तथा राजनीतिक अधिकारों पर प्रतिबंध पाबंदी से क्षुब्ध था। ये सभी अंग्रेजी शासन को अभिशाप मानकर इसका खात्मा करने का मन बनाने लगे। जी हाँ दोस्तों, मन बनाने लगे। ठीक है। और दूसरा है आर्थिक कारण। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का एक महत्वपूर्ण कारण आर्थिक था। सरकारी आर्थिक नीतियों के कारण कृषि और कुटीर उद्योग धंधे नष्ट हो गए। किसानों पर लगान एवं कर्ज का बोझ बढ़ गया। सरकार की प्रत्येक भू राजस्व नीति जैसे अस्थायी बंदोबस्त का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लगान वसूलना तथा किसानों का शोषण सरकार, जमींदार और महाजन सभी ने किया
और किसानों को नकदी फसल नील गन्ना कपास उपजाने को बाध्य कर उसका भी मुनाफा सरकार ने उठाया। इसी प्रकार देसी उद्योग की स्थिति भी दयनीय हो गई। कपड़ा उद्योग नष्ट हो गया। बुनकर अपना व्यवसाय छोड़कर श्रमिक बन गए। सरकार की नीति भारत में कच्चे माल का इंग्लैंड में आयात करने तथा इंग्लैंड में बने वस्तुओं को भारत में निर्यात करने की थी। इंग्लैंड से भारत में आयातित वस्त्र कर मुक्त था और 1882 में सरकार ने सूती वस्त्रों पर से आयात कर हटा लिया और इससे भारतीय उद्योग नष्ट हो गए और सरकारी नीतियों के कारण भारत का समुचित औद्योगिकरण भी नहीं हो सका। इससे कामगारों की समझ बेरोजगारी की समस्या उठ खड़ी हुई। अंग्रेजी आर्थिक नीति से भारत से धन निष्कासन हुआ, जिससे भारत की गरीबी बढ़ी। इससे भारतीयों में प्रतिक्रिया हुई एवं राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। दोस्तों तीसरा है अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी शिक्षा का प्रकार भी बहुत महत्वपूर्ण है। 19वीं शताब्दी में भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार ने भारतीयों को मानसिक जड़ता समाप्त कर दी। वे भी अब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस एवं यूरोप के अन्य महान क्रांतियों से परिचित हुए। रूसो, वॉल्टेयर, मेजनी, गेरिबाल्डी जैसे दार्शनिकों क्रांतिकारियों के विचार का प्रभाव उन पर पड़ा। वे भी अब स्वतंत्रता, समानता एवं नागरिक अधिकारों के प्रति सचेत होने लगे। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है अंग्रेजी शिक्षा का प्रकार। अगला है मध्य वर्ग का उदय। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार से एक नए मध्य वर्ग का उदय हुआ। इसमें मुख्य अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त और प्रशासन से जुड़े लोग थे, जैसा अध्यापक, वकील, डॉक्टर, राजकीय कर्मचारी इत्यादि। आरंभिक काल में यह वर्ग सरकारी नीतियों का हिमायती था, परंतु धीरे धीरे इस वर्ग के दृष्टिकोण में बदलाव आने लगा और यह वर्ग समानता एवं स्वतंत्रता का पक्षधर बनकर सरकारी नीतियों का विरोध बन गया। इसने सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना जगाने का काम किया। ठीक है, और देखते हैं दोस्तों साहित्य एवं समाचार पत्रों का योगदान। राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में प्रेस और साहित्य का भी महत्वपूर्ण योगदान था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में अनेक समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं प्रकाशित होने आरंभ हुई, जैसा हिंदू पैट्रियट, हिंदू आज़ाद, संवाद, कौमुदी और इत्यादि। इनमें भारतीय राजनीतिक एवं सामाजिक मुद्दों को उठाकर सरकारी नीतियों की आलोचना की गई। इसी प्रकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ ठाकुर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, विष्णु शास्त्री, चिपलंकर, सब्दुरहयाम, भारतीय अल्फात हुसैन अली जैसे साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं द्वारा राष्ट्रीय चेतना का और राष्ट्र भक्ति की भावना जागृत की। तो अगला है दोस्तों सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रभाव। 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने भारत की राष्ट्रीयता की भावना में विकास की। इस समय तक भारतीय समाज एवं धर्म कुरीतियों और रूढ़ियों से ग्रस्त हो चुका था। इसमें सुधार लाना आवश्यक था। अतः बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए। राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद के प्रयासों ने नई चेतना जगी और ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज और रामकृष्ण मिशन ने एकता, समानता, एक स्वतंत्रता की भावना जागृत की तथा भारतीयों में आत्मसम्मान, गौरव एवं राष्ट्रीयता की भावना का विकास करने में योगदान किया।
पश्चिमी सभ्यता संस्कृति से संपर्क। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के संपर्क में आने तथा पश्चिमी जगत से पश्चिम परिचित होने से कुछ भारतीय भी पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन एवं दर्शन तथा क्रांति आदर्शों के परिचित हुए। इन लोगों ने पश्चिमी चिंतन का प्रसार कर राष्ट्रीयता की भावना जागृत की। प्राचीन संस्कृत का ज्ञान। भारत के प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति की जानकारी ने लोगों में देश प्रेम की भावना को बढ़ा दिया। प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति को उजागर करने में अनेक प्रबुद्ध यूरोपीय विद्वान जैसे विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, मोनियर विलियम्स, चांसलर विलियम्स और भारत के विद्वान राजेंद्र लाल मित्र, आर जी भंडारकर इत्यादि का महत्वपूर्ण योगदान है। विलियम जोन्स के प्रयासों ने 1784 में कलकत्ता में स्थापित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने अनेक प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में अनुवाद किया। प्राचीन लिपियों और अभिलेखों को पढ़ा गया एवं ऐतिहासिक स्थलों एवं स्मारकों की खोज की गई। इससे भारतीयों में देशभक्ति और गौरव की भावना जगी। प्रजातियों विभेद की नीति। भारतीय राष्ट्रवाद के विकास का एक प्रमुख कारण अंग्रेजी की प्रजाति विभेद की नीति भी थी। वे अपने को श्रेष्ठ और भारतीयों को उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे और तथा उन्हें काला और देसी कहते थे। उनके साथ वे कोई सामाजिक संबंध नहीं रखते थे। भारतीयों पर अनेक प्रतिबंध थे, जैसे भारतीय यूरोपीय क्लबों में प्रवेश नहीं कर सकते थे, वैसे रेलगाड़ी की प्रथम श्रेणी के डब्बे या उस डब्बे में सफ़र नहीं कर सकते थे जिसमें अंग्रेज समान अपराध के लिए भारतीयों को अधिक और अंग्रेजों को कम सजा मिलती थी। भारतीय न्यायाधीश अंग्रेजों के मुकदमों की सुनवाई नहीं कर सकते थे। सरकारी नागरिक सेवा एवं भारतीय की प्रवेश कठिनता बहुत बार परीक्षा में सफल होने के बाद भी उन्हें या तो नियुक्त नहीं किया जाता था अथवा अवकारण नौकरी से हटा दिया जाता था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ ऐसा ही किया गया। प्रजाति विभेद की इस नीति को भारतीयों ने तीखी प्रतिक्रिया आरोप भारतीयों एवं शिक्षित एवं मध्य वर्ग इससे मर्माहत हो गए और इसी राष्ट्रवाद के विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत की राजनीतिक एकीकरण। भारत में अंग्रेजों ने उग्र साम्राज्यवादी नीति अपनाई। वारेन हेस्टिंग्स से लेकर लॉर्ड डलहौजी ने येन केन प्रकारेण देसी रियासतों को अपना अधीनस्थ बना लिया और 1857 के विद्रोह के बाद महारानी विक्टोरिया ने सभी देशों के राज्यों को अंग्रेजी अधिसत्ता में ले लिया और इससे एक प्रकार से भारत का राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण हुआ। पूरे देश में समान राजनीतिक प्रशासनिक न्याय व्यवस्था लागू हुई। भारत एक सूत्र में बंध गया। लॉर्ड डलहौजी द्वारा रेल और डाक तार की व्यवस्था से आवागमन और संचार की सुविधा बढ़ गई। इससे संपूर्ण भारत में स्थानीय की भावना के स्थान पर राष्ट्रीयता की भावना बढ़ी। सरकार की प्रतिगामी नीतियाँ। लिटन और रिपन की प्रतिगामी नीतियों से भारतीय का आक्रोश बढ़ा। लिटन ने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट द्वारा प्रेस पर पाबंदी लगा दिया। लिटन ने भारत आने वाले कपड़ों का यह शुल्क हटा दिया। अफगान युद्ध का खर्च भारतीय राजस्व से वसूला था। भारतीयों के हथियार रखने पर आर्म्स एक्ट द्वारा प्रतिबंध लगा दिया। सिविल एवं सर्विस भारतीय परिवेश में आयु भी उससे घटा दी और लिटन का सबसे अधिक विवादास्पद कार्य था
कि जिस समय भारत में भूखमरी और अकाल था, उससे भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन कर इस पर पानी के समान धन बहाया और यह जले पर नमक छिड़कने जैसा था। इसी प्रकार रिपन ने इल्बर्ट बिल द्वारा भारतीयों को अपमानित किया और इस कानून द्वारा यूरोपीय लोगों को मुकदमे को सुनने का अधिकार भारतीय जजों को भी दिया गया। यूरोपियनों ने इसका कड़ा विरोध किया एवं सरकार को बिल वापस लेने पर विवश कर दिया और इससे भारतीय की रोष बढ़ा। करचंद द्वारा पारित कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट द्वारा नगरपालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या घटा दी गई। विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 द्वारा विश्वविद्यालयों पर कला नियंत्रण स्थापित किया गया। 1905 में करचंद द्वारा बंगाल विभाजन के विरुद्ध बंग भंग आंदोलन हुआ। इससे राष्ट्रवादी उफान आया और सरकार ने 1907 में देशद्रोही सभा अधिनियम द्वारा सभा पर रोक लगाने का प्रयास किया। इससे भी सरकार का विरोध बढ़ा। राजनीतिक संस्थाओं का योगदान। 19वीं शताब्दी में क्षेत्रीय स्तर पर कुछ संस्थाओं की स्थापना की गई, जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी, बम्बई एसोसिएशन इत्यादि। संस्थाओं ने समारपत्रों द्वारा अपने अधिकारों की मांग सरकार के समक्ष रखी। इससे भारतीयों में संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा जगी और इसके परिणाम स्वरूप 1885 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई में हुई। कांग्रेस ने राष्ट्रवादी गतिविधियों को संगठित करने एवं उन्हें एक नई दिशा देने का प्रयास किया। अंग्रेजी कांग्रेस के नेतृत्व में ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम संचालित हुआ। ठीक है, और इस प्रकार अनेक कारणों ने 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीयता की भावना बनी। तो दोस्तों ये रहा राष्ट्रवाद से